तो दोस्तों, ज़िंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी में हर पल एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिला कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों की कदमों में जहान होता है। इन पंक्तियों का अर्थात ये है कि आप कभी संघर्ष करना ना छोड़ें, कभी स्ट्रगल से पीछे मत भागें और कभी अपने ऊपर विश्वास कम ना करें। तो चलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से फॉर यूपीएससी सीएसई 2022। तो चलिए बिना देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का पहला टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो अब ये नाम में क्या है इसके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। नाम से ही हम अर्थात को लेने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड नेशन मतलब बहुत सारे नेशंस का कोई एक ग्रुप है ना। बहुत सारे नेशंस का कोई ग्रुप है, समूह है। सिक्योरिटी मतलब जो सिक्योरिटी होती है ना, मतलब जैसे देश की सिक्योरिटी होती है, मतलब जो थ्रेट आते हैं, पीस को इंश्योर करता है ना। सिक्योरिटी इंसान क्यों करता है, जब आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा होता है तो आप उसके लिए फोर्सेस लगाते हो, है ना, उससे आपकी सिक्योरिटी इंश्योर होती है। तो वो यही करता है, पीस इंश्योर करता है अक्रॉस द नेशंस। ठीक है, उसके लिए काउंसिल है, मतलब बहुत सारे आपस में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जो नेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आके साथ में बैठते हैं, तो इसीलिए इसको काउंसिल बोलते हैं। तो ये तो हमने बहुत ही लेमैन वे में समझ लिया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली में क्या है ये, है ना। क्या जो हम जो अर्थ देख रहे थे वो सही है। तो चलो देखते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सिक्योरिटी काउंसिल की ये है कि पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करें, है ना। जहाँ पे भी पीस थ्रेटेंड हो रहा है ना, कहीं पे वॉर वेज हो रहा है तो वहाँ पे पीस मेंटेन करें। इसके लिए ये लोग पीस कीपिंग मिशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं, वो अभी हम देखेंगे आगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 23 जो था यूएन चार्टर का, वो उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया है और उसमें उसका कंपोजिशन दिया गया है ना। सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के पास ही ऐसी पावर है, जो मतलब सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल ही इकलौता ऐसा काउंसिल है जिसके जो रिजोल्यूशंस होते हैं वो अपने मेंबर स्टेट्स पे बाइंडिंग होते हैं। मतलब जितने भी इसके मेंबर हैं उनको उनके रिजोल्यूशन से मतलब उनको मानना पड़ता है। ठीक है, ओनली द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ अ पावर टू मेक डिसीजंस दैट मेंबर स्टेट्स आर देन ऑब्लिगेटेड टू इम्प्लीमेंट, है ना, इट इज़ बाइंडिंग। कुल मिला के यही बोल रहा है। इसमें अब 15 मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं और ये जो बाकी 10 होते हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इंडिया को अभी नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया क्या ये पहली बार इलेक्ट हुआ है, तो बिल्कुल नहीं, इंडिया पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार पहले भी हो चुका है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अभी हम आगे ही बात करेंगे। इसके बाद ये जो 5 मेंबर हैं इनमें कौन कौन है, ये परमानेंट 5 बोलते हैं, जिनके पास वीटो पावर होती है किसी भी डिसीजन के लिए। मतलब ये अगर इनमें से कोई वोट नहीं करता है तो वो डिसीजन पास नहीं होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वीटो पावर। तो इसमें कौन कौन से देश हैं, कंट्रीज़ हैं, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है ना, यूके है और यूएस है ना। तो ये सारे कंट्रीज़ इसमें इन 5 P5 में आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनमें से हर साल इलेक्शन होता है 5 मेंबर्स का। ठीक है, 5 मेंबर कंट्रीज़ का इलेक्शन होता है जो कि 2 ईयर का टर्म सर्व करती हैं। समझ में आ गया, जो कि 2 ईयर का टर्म सर्व करती हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स होती हैं, है ना। फिर 5 का इलेक्शन अगले साल फिर होता है ना, जिसका टर्म मतलब एक्सपायर हो गया, फिर उसकी जगह कोई और आता है। ठीक है, काउंसिल्स प्रेसिडेंसी इज़ अ कैपेसिटी दैट रोटेट्स एवरीवन, है ना। जो प्रेसिडेंसी होती है इसकी काउंसिल की, वो हर महीने अलग अलग देश के पास रहती है ना। जो 15 मेंबर्स इसके हैं उनमें बढ़ती रहती है, हर एक महीने कोई अलग कंट्री इसकी प्रेसिडेंसी मतलब प्रेसिडेंट बनता है उसका। ठीक है, ईच मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 1 वोट, सबके पास 1 वोट होता है। अ नो वोट फ्रॉम वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स ब्लॉक्स द पैसेज, जिसको मैंने बताया कि दिस इज कॉल्ड सॉरी दिस इज कॉल्ड द वीटो पावर, है ना। वीटो पावर यही होती कि अगर उन 5 में से किसी एक ने भी किसी पर्टिकुलर रिजोल्यूशन के लिए मना कर दिया तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होता है। ठीक है, इंडिया, अब हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि एनी मेंबर ऑफ द यूएन जो यूनाइटेड नेशन का कोई भी मेंबर है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है इनकी मीटिंग से, बट विदाउट वोट, है ना।
उसके बाद इंडिया एज्यूम द प्रेसिडेंसी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, तो अगस्त 2021 में इंडिया को बनाया गया था। ये सिंस हम अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं तो उस समय का न्यूज़ था। इंडिया बिगैन इट्स 2-year टेन्योर एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इन जनवरी 2021। तो मैंने बताया ही आपको इस साल में जनवरी में इंडिया को 2 साल के नॉन परमानेंट टर्म के लिए सेलेक्ट किया गया। तो 2021 से 22 और 22 से 23, तो ये 2021 से 23 तक बेसिकली इसका टर्म है ना। उसके बाद अगली बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म, है ना। तो व्हाट इज दिस यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म? तो ये इंडिया ने लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। तो ये आपको याद रखना है कि ये किसके साथ पार्टनरशिप में इंडिया ने इशू किया है, यूनाइटेड डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। क्या है ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस टाइप का। ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो मॉडर्न सर्वेलियंस मतलब जैसे सर्वेलियंस होता है ना, मतलब देखना, मतलब इंस्पेक्ट करना, है ना। मॉडर्न सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी में काम करता है, जो रियल थ्रेट्स एनालिसिस, रियल थ्रेट असेसमेंट करता है कि कहीं हमको कहीं थ्रेट तो नहीं आ रहा है, या फिर यूएन, जो हमारे यूएन पीस कीपर्स हैं, जैसे इंडिया जो है पीस कीपिंग मिशन में अपनी आर्मी भेजता है ना, पूरी जो पर्सनल्स भेजता है, उनके ऊपर कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा है ना। थ्रेट असेसमेंट टू यूएन पीस कीपर्स एंड हेल्प देम इन्हांस देयर सिक्योरिटी। तो यूएन पीस कीपर्स की सिक्योरिटी इन्हांस करने के लिए ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है ना। तो ये कौन डेवलप करेगा? इट विल बी डेवलप्ड इन 4 यूएन पीस कीपिंग मिशंस, जो कि ये आप दिए हुए हैं, मिनूस्मा, UNIMISS जो कि साउथ सूडान में है, UNFI CYP जो कि सिप्रस में है, CYP इज़ फॉर सिप्रस, है ना, और SOM फॉर सोमालिया। तो ये जो आखिरी के जो लेटर्स हैं, दिस सिग्निफाइज द कंट्री, है ना। तो जैसे MA इज़ फॉर माली, है ना, SS इज़ फॉर साउथ सूडान, है ना, CYP इज़ फॉर सिप्रस और SOM इज़ फॉर सोमालिया। तो ये पीस कीपिंग मिशंस के इनके नाम है ना। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडिया और यूएन के बीच में इन सपोर्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर टेक्नोलॉजी इन पीस कीपिंग इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के लिए इसमें बेसिकली एक MOU साइन हुआ है। अब ये इनिशिएटिव है क्या? ये 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय द यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट, DOS। क्यों लॉन्च हुआ था? टू ब्रिंग ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट टू पीस कीपिंग थ्रू इनोवेटिव अप्रोचेस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो पीस कीपिंग मिशन होते हैं उसमें इनोवेशन लाने के लिए और उनके टेक्नोलॉजीज में इनोवेशन लाने के लिए ये बेसिकली इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म। उसके बाद दूसरा एक छोटा सा आर्टिकल भी न्यूज़ में था, दैट वाज SDR, है ना। तो IMF ने अप्रूव कर दिया था $650 बिलियन का एलोकेशन ऑफ IMF SDR अपने मेंबर कंट्रीज़ के लिए इन प्रपोर्शन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग कोटा। तो इसके लिए हमें ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं कि ये SDR क्या होता है। तो SDR इज कॉल्ड, हमने इकोनॉमिक्स में भी ये कंसेप्ट पढ़ा है, SDR इज कॉल्ड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, है ना। SDR इज कॉल्ड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो ये है क्या? बेसिकली ये एक अकाउंटिंग यूनिट है, किसका? IMF का, अपने मेंबर कंट्रीज़ के लिए, है ना। तो IMF का एक अकाउंटिंग यूनिट है। आपको ये याद रखना है, ये कोई करेंसी नहीं है ना। इट इज़ नॉट अ करेंसी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नॉर एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन IMF। ये बस एक आप अकाउंटिंग यूनिट है, बस अकाउंटिंग यूनिट है। इसमें होता क्या है, जैसे IMF जो होता है, IMF बेसिकली SDRs इशू करता है। जैसे मान लो मेरे पास 5 SDRs हैं, है ना, तो मैं अब इसको एक्सचेंज कर सकता हूँ किसी भी करेंसी के लिए। जैसे मान लो 5 SDR के लिए मैं $350 ले सकता हूँ, है ना। एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ बस, ऐसा कोई लिटरल सेंस नहीं है। तो मैं ये SDR दूंगा तो ये $350 मेरे को मिल जाएगा। तो ये एक कॉमन IMF मेंबर्स के बीच में एक अकाउंटिंग यूनिट है कि इतने अगर इसके पास SDRs हैं तो हम इसको करेंसी के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं, ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर कोई कंट्री फेस कर रही है उसको हम एड्रेस कर पाएँ, ठीक है। इसलिए ये SDR बनाया गया था। अब इसमें डिफरेंट इसमें कौन कौन सी करेंसीज़ का वेटेज दिया जाता है। इसमें अपना US का डॉलर है, ऑब्वियसली वो तो सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो इसमें ये ध्यान रखना कि कौन सी करेंसीज़ इसमें इंक्लूड करी जाती हैं, ये डिपेंड करता है कि वो जो कंट्री है उसका ग्लोबल ऑपरेशंस कितना है, मतलब ग्लोबली कितना उसका करेंसी एक्सचेंज हो रहा है, कितनी बड़ी है इकॉनमी, साइज ऑफ इकॉनमी कितना बड़ा है ना, और उसकी करेंसी कितनी एक्सचेंज हो रही है ना। ये सब पे डिपेंड करता है कि कौन सी करेंसी इसमें आएगी। रिसेंटली चाइना की रेनबी को इसमें इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो अभी हमको ये देखना है कि इसमें डॉलर है, ठीक है, यूरो है, ठीक है, उसके बाद यूरो के बाद आपका रेनबी है, युआन या रेनबी बोल सकते हो, है ना। उसके बाद येन है जो जापानीज येन है ना। उसके बाद पाउंड स्टर्लिंग है ना, पाउंड्स हैं बेसिकली, पाउंड स्टर्लिंग। तो ये सारी करेंसीज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज डॉलर का है, ठीक है।
तो ये 5 करेंसीज हैं और इसमें हर एक का कोटा होता है, हर एक कंट्री का कोटा होता है। जैसे इंडिया का कुछ कोटा है 2.5% है ना, वैसे ही चाइना का कोटा है, यूएस का कोटा है 16 पॉइंट समथिंग %, ठीक है, या जो भी है देख लेना, ये कोटा याद करने का ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे कोटाज रहते हैं, उसके बेसिस पे आप ये पता चलता है कि आपको कितना एसडीआर मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस यही मोटा मोटा यही आप याद रखो कि एसडीआर होता क्या है, ये एक अकाउंटिंग यूनिट है किसका, आईएमएफ का, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। उसके बाद हमने पीछे बात किया था यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग के बारे में, है ना। तो हम थोड़ा और बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग क्या होते हैं। ये पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में लॉन्च होते हैं वहाँ पे पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो एक जॉइंट एफर्ट है बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट, जो हमने पीछे पढ़ा था, डीओएस, डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस, है ना। अब ये क्या करता है, ये ट्रूप्स डिप्लॉय करता है ना, और पुलिस डिप्लॉय करता है, सारी जो भी इसके मेंबर नेशंस हैं उनसे लेके, है ना, वर्ल्ड में, टू एड्रेस अ रेंज ऑफ मैंडेट सेट बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली। तो यूएनएससी और जो यूएनजीए जो है वो आपस में मिलकर जो मैंडेट डिसाइड करते हैं कि भाई यहाँ पीस कीपिंग मिशन होगा, सोमालिया में होगा, तो सोमालिया में जाते हैं ये लोग बेचारे, है ना। इनको ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि देखो इनका जो हेलमेट होता है ना वो ब्लू कलर का होता है। तो ये बेसिकली ये पीस कीपिंग मिशंस करते हैं। अब इसमें हर एक मेंबर नेशन को कंट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है। तो कुछ लोग पैसे देते हैं ना, कुछ लोग मतलब पैसे देते हैं, और जो पैसे नहीं दे पाते हैं वो फिर अपनी फोर्सेस देते हैं, है ना, फोर्सेस देते हैं। अब जैसे इंडिया जो है वो अपनी फोर्सेस कंट्रीब्यूट करता है पीस कीपिंग मिशंस में, है ना। और इंडिया इज़ अ लार्जेस्ट इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जिसने लार्जेस्ट वुमेन रेजिमेंट भेजा है इधर पीस कीपिंग मिशंस के लिए। तो सबसे बड़ा वुमेन रेजिमेंट इंडिया का ही है ना। बट सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे कि पीस कीपिंग मिशन में सबसे ज़्यादा फोर्सेस किसकी हैं, तो वो इंडिया उसमें सेकंड नंबर पे है। आई गेस फर्स्ट नंबर पे शायद बांग्लादेश है। बांग्लादेश सेंड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रूप्स टू पीस कीपिंग मिशन, जहाँ तक मेरे को पता है ना। एक बार इसको रीचेक कर लेना, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूएन मेंबर स्टेट्स, है ना। तो फाइनेंशियल वही सबको पैसे कंट्रीब्यूट करने होते हैं, पैसे नहीं दे पा रहे हो तो आप वो दे दो, क्या बोलते हैं, ये ट्रूप्स दे दो, है ना। तो ये है। उसके बाद there are 5,506 troops and police from India which have been deployed in 9 different UN peacekeeping missions, the second highest among troop contributing countries। तो जो अपने ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, उनमें इंडिया सेकंड नंबर पर है ना। तो ये था अपना यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ ग्लो लिटर पार्टनरशिप? तो नाम में ही पता चल रहा है लिटर। लिटर मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ लिटर? लिटर मतलब जैसे आप बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो जैसे कि मान लो आपने कचरा फेंक दिया इधर उधर, है ना, तो हम लोग बोलते हैं ना यार डोंट लिटर वेस्ट। लिटर मतलब ऐसे कहीं फेंको नहीं वेस्ट को, है ना, मतलब कहीं ऐसे कहीं भी मत फेंक दो। लिटरिंग मतलब वो होता है कहीं आपने जहाँ पे उसको नहीं फेंकना वहाँ फेंक दिया, है ना, तो उसको हम बोलते हैं लिटर। लिटर मतलब कोई चीज़ अब गलत जगह पे आ जाती है, ऐसे तो नहीं, मतलब आप भावनाएं समझ रहे हो ना। लिटर मतलब कि आप, इसका मतलब ये है ग्लो लिटर का मतलब कि जो प्लास्टिक है उसको आप इन्वायरमेंट में लिटर कर रहे हो, मतलब जहाँ पे नहीं जानी चाहिए वो वहाँ पे जा रही है ना, उसका प्रॉपर चैनलिंग होके उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है ना। मेरे को पानी की बोतल मिली, मैंने पी ली और मैंने रोड पे फेंक दी, दिस इज कॉल्ड लिटरिंग ऑफ माई प्लास्टिक बोतल ऑन द रोड, है ना। तो ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में क्या है, किसका है, पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है, इट इज़ ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ एंड एफएओ का है, टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस मरीन प्लास्टिक लिटर, है ना। मरीन प्लास्टिक लिटर को बेसिकली रिड्यूस करने के लिए है फ्रॉम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। तो जो भी शिप्स वगैरह करती हैं या जो भी जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स मैरीटाइम नेवी वाले करते हैं वो हो गए, है ना। फिशरी सेक्टर में जितना भी प्लास्टिक्स जनरेट हो रहा है वो लिटर हो जाता है ओशंस में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, है ना। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए जिससे हम प्लास्टिक्स को रिड्यूस कर पाएँ, दोनों फिशरीज़ में भी और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में भी। तो ये ऑब्जेक्टिव है किसका, ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान की बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आपको पता है भाई तालिबान का रूल आ चुका है ना अफगानिस्तान में, ठीक है। तो उससे पहले हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं, यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान से पहले। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, पहले थोड़ा बेसिक से बात कर लेते हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2002 में, 28 मार्च 2002 को बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन था 1401, उसके थ्रू ये मिशन इस्टेब्लिश हुआ था। इसका मकसद ये था कि भाई हम जो अफ़गानिस्तान का आगे का फ्यूचर है, ये बैकड्रॉप में क्या आया था ये मैं बता देता हूँ आपको कि 1996 जो था, 1996 से 2001 तक अफ़गानिस्तान में तालिबान का ही रूल हुआ करता था। उसके बाद तालिबान की सत्ता हट गई वहाँ से, है ना।
तो वहाँ पे अफ़गान गवर्नमेंट आ गई है ना, अफ़गान गवर्नमेंट आ गई है ना। अब उसमें अफ़गान गवर्नमेंट आ गई, तो ये फिर ये लोग वहाँ गए इस काउंसिल में, तो उन्होंने बोला कि अब क्या फ्यूचर है आगे, है ना। तभी यूएन का ये जो यूएन के ट्रूप्स हैं, और हाँ उस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुआ था, आपको अगर पता हो 2001 में 9/11 इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अलकायदा ने अटैक कर दिया था, है ना। तो अलकायदा वॉज इन अफगानिस्तान ओनली, है ना। तब यूएन ने अपने ट्रूप्स भेजे थे अफगानिस्तान में, तभी से ये यूएन के जो यूएस के यूएन बोल रहा हूँ, यूएस के जो ट्रूप्स हैं तभी से ही वहाँ अफगानिस्तान में दे आर हैंडलिंग द सीन, है ना। तो इट वॉज बेसिकली इस्टेब्लिश टू असेस द स्टेट एंड द पीपल ऑफ अफगानिस्तान इन लेइंग द फाउंडेशंस ऑफ सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट, है ना। तो अफगानिस्तान में पीस इंश्योर करने के लिए और डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए यूएस के वहाँ ट्रूप्स आए थे। इट्स ओरिजिनल मैंडेट वॉज टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बॉन एग्रीमेंट। अब ये याद रखना है आपको कि बॉन एग्रीमेंट क्या है। बॉन एग्रीमेंट साइन हुआ था दिसंबर 2001 में, ठीक है, जब ये अटैक हुआ था, ये वाला ना, ये अटैक हुआ है सितंबर में, है ना, सितंबर में अटैक हुआ है, दिसंबर में ये रिजोल्यूशन आया है 2001 में, ये वाला कौन सा बॉन एग्रीमेंट। अब बॉन एग्रीमेंट में क्या हुआ, बॉन एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं द एग्रीमेंट ऑन प्रोविंशियल एग्रीमेंट्स इन अफगानिस्तान पेंडिंग द री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये इसका नाम है। इसमें क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। वॉज द इनिशियल सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स पास्ड ऑन December 5, 2001 एंड द इंटेंडेड टू, क्या क्या इंटेंशन था इसका, टू रिक्रिएट द स्टेट ऑफ अफगानिस्तान फॉलोइंग द यूएस इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। तो जब यूएस ने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान को, तब वहाँ पे किस टाइप से वहाँ का गवर्नमेंट रन करेगा, किस टाइप से आगे चीज़ें होंगी, है ना, वो सारा का इस बॉन एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था इन रिस्पॉन्स टू द सितंबर टेररिस्ट अटैक, है ना, जो अलकायदा ने अटैक कर दिया था। फिर उन्होंने ऑपरेशन भी लॉन्च किया था जिसमें इन्होंने उसामा बिन लादेन को मार दिया था, है ना। द यूनाइटेड नेशंस एंड सेवरल अदर इंटरनेशनल एक्टर्स प्लेड मेजर रोल्स इन पुशिंग द नेगोशिएशंस फॉरवर्ड एंड द बॉन एग्रीमेंट वाज ब्लेस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो उसको यूएनएससी ने भी इसको सपोर्ट किया था। अब इन्होंने इन्होंने ये क्यों किया था, देखो, अब ये जो इन्होंने उसामा बिन लादेन को मार दिया, तो क्वेश्चन ये है कि उसामा बिन लादेन को मारने के बाद क्या अलकायदा की एक्टिविटीज़ रुक गई हैं? नहीं रुकी है ना। ये अपना अलग एक टॉपिक है, सोचना इसके बारे में। अलकायदा की एक्टिविटीज़ नहीं रुकी हैं। पहले क्या इनका रहता था ना, ये अलकायदा का पहले काम कैसे करता था, मैं थोड़ा पढ़ रहा था अलकायदा के बारे में। तो इनका पहले सेंट्रलाइजेशन रहता था कि भाई एक ऊपर सेंट्रलाइजेशन है। अब जैसे उसामा बिन लादेन है, वो अपने नीचे जो है इंस्ट्रक्शन देते थे, और ये लोग जाके एक एक जो टुकड़ी है इनकी जाके वो टेररिस्ट एक्टिविटी क्रिएट करती थी। बट अब क्या हो गया ना, अब अलग चीज़ हो गई है। अब इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, मतलब अब ये लोन वोल्फ अटैक्स करवाते हैं, है ना। मतलब लोन वोल्फ मतलब जैसे एक इंसान अपने ऊपर बॉम्ब लेके चला गया और पब्लिक में ब्लास्ट हो गया, है ना। दिस इज कॉल्ड सेल्फ, मतलब लोन वोल्फ अटैक, चाकू मार दिया किसी को, इस टाइप से ये लोग अटैक करवाते हैं ना। तो चेंज कर लिए उन्होंने मेथड्स अपने। एनीवेज, ये सब पूछा नहीं जाता, बट स्टिल ऐसे ही थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है ये सब बारे में बात करना ना। आगे बात करते हैं। अगला जो है दैट इज़ अबाउट इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ठीक है। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम क्या है ये बेसिकली जो इनिशियली इंटरनेट गवर्नेंस फोरम था, किसका था वो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, एक मिनट। ये जो पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आया था, ये बेसिकली क्या करेगा, इंटरनेट गवर्नेंस नाम से देखो, इंटरनेट को गवर्न करेगा। मतलब इंटरनेट पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए उसको लेके ये आया है। अब ये इंडिया का वर्जन इसमें लॉन्च हुआ है, इसलिए इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस नाम है इसका, है ना। पहले हम इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की बात करते हैं। इट इज़ अ मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस ग्रुप फॉर पॉलिसी डायलॉग ऑन इश्यूज ऑफ द इंटरनेट गवर्नेंस। तो इसमें खूब सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो इंटरनेट के रूल्स फ्रेम करते हैं कि भाई क्या, मतलब डिस्कस करते हैं कि क्या अलाउ होना चाहिए, क्या अलाउ नहीं होना चाहिए। इट वॉज होस्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में होस्ट हुआ था ये सीरीज, इसका नाम है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इंडियन चैप्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस बेस्ड फोरम इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ठीक है। IIGF was launched as a policy discussion platform to bring representatives together from various groups to discuss public policies issues related to internet। तो जितने भी public policies issues हैं, है ना, जो public policies frame होती हैं इंटरनेट के रिस्पेक्ट में, है ना, वो सारे क्या अलाउ होना चाहिए, क्या अलाउ नहीं होना चाहिए, वो उसके रिस्पेक्ट में इसमें डिस्कशन होता है। इस साल की थीम क्या थी, इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। सिंस डिजिटल इंडिया बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, तो हमको इंटरनेट, सभी को इंटरनेट प्रोवाइड करने की आवश्यकता है कि भाई हर एक को इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, है ना। इससे आप क्या एजुकेशन भी बहुत ईजिली पहुंचा सकते हो। अभी जैसे कोविड आ रहा है, कोविड आया हुआ है ना, तो और क्या बोलते हैं, लोग घर पर हैं, स्कूल्स नहीं खुल पा रहे हैं, तो इंटरनेट इज़ अ नेसेसिटी नाउ कि भाई एजुकेशन अगर कंटिन्यू करनी है तो इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो गवर्नमेंट हैज़ टू चेंज देयर मेथड्स एंड थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन कि भाई अब गरीब को सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं है, अब गरीब को
बेसिक फैसिलिटीज़, जो बेसिक ह्यूमन फैसिलिटीज़ है, अब उसमें इंटरनेट भी आना चाहिए, है ना, इंटरनेट भी आना चाहिए। तो राइट टू इंटरनेट जो है वो हमारा आर्टिकल क्या बोलते हैं, ये आर्टिकल 19 में इंक्लूड होना चाहिए, है ना, इट शुड बी अ राइट नाउ, समझ आ रहा है, अभी है नहीं वैसे। आगे बात करते हैं और रीकैप की बात करते हैं। व्हाट इज रीकैप? रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया। ठीक है, तो सिंपल है, वो कुछ भी नहीं है। जो पायरेसी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा ऊपर कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं इसमें। पायरेसी को प्रिवेंट करने के लिए है कहाँ पे, एशिया में। ठीक है, आर्म्ड रॉबरी और पायरेसी को प्रिवेंट करने के लिए मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व है, 16 कंट्रीज एशिया में इन्वॉल्व है। ठीक है, बस यही है। उसके बाद आगे बात करते हैं अगला आर्टिकल, दैट इज अबाउट यूएन क्लोज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। तो ये बेसिकली सी के लिए लॉ बनाते हैं, जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए उनको ये डिफाइन करते हैं, है ना। अडॉप्टेड एंड साइंड इन 1982 में ये साइन हुआ था। इफेक्ट कब से इफेक्ट में आया है, 1994 से। 4 जेनेवा कन्वेंशन को इसने रिप्लेस किया है। कौन कौन से हैं वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए जानना। 4 जेनेवा कन्वेंशन को इन्होंने रिप्लेस किया है ना। इट इज़ कंसर्न विद टेरिटोरियल सी, कंटेजियस जोन, है ना, कंटिनेंटल शेल्फ, हाई सीज, फिशिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज ऑन हाई सीज, है ना। तो जैसे आपने वो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जब आप कोस्टल लैंडफॉर्म्स पढ़ते हो तो उसमें ये पता, उसमें बताते हैं ना, ये यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ इधर रहता है ना, ये अपना क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फिर पीछे जाओ टेरिटोरियल सी, उसके ऊपर हाई एंड ओपन सीज आते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स आ जाते हैं, है ना, ये कंटेजियस जोन। तो ये सारे जोन्स पे ये लॉ बनाता है। ठीक है, कन्वेंशन हैज़ बिकम द लीगल फ्रेमवर्क फॉर मरीन एंड मरीन एक्टिविटीज़। इट डिवाइड्स मरीन एरियाज इनटू 5 मेन जोन्स। कौन कौन से हैं? इंटरनल वाटर्स, जो स्टेट के खुद के वाटर्स हैं। टेरिटोरियल सी, है ना, जो उसकी बेसिकली है। इंटरनल मतलब जो कंट्री के अंदर है। टेरिटोरियल मतलब जो उसकी टेरिटरी में, अब ये स्टेट की टेरिटरी में ये इतना टेरिटोरियल वाटर हो जाएगा, है ना, यहाँ तक का टेरिटोरियल वाटर हो जाएगा इनफैक्ट। उसके बाद कंटीजियस जोन, जहाँ पे दोनों का बराबर बराबर है, इस टाइप से कंटीजियस जोन। और उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड द हाई सीज। तो ये सारे इसको डिफाइन करता है बेसिकली कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है, 200 मीटर तक है या 200 नॉटिकल माइल्स तक है या कितना बड़ा है ना, तो वो ये सब डिफाइन करता है। ठीक है, कन्वेंशन हैज़ क्रिएटेड 3 न्यू इंस्टीट्यूशन। कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, तो सी के रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट मैटर्स हैं वो ये ट्राइब्यूनल देखता है। दूसरा है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ये न्यूज़ में भी रहता है क्योंकि इसने अभी पिछले साल क्या किया था, इंडिया को इसने स्पेस दिया था इंडियन ओशन में, क्या करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। पिछले साल की अगर न्यूज़ पढ़ी होगी तो वो इसी ने ही दिया था, है ना। उसके बाद कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये दूसरा है ना। ये तीसरी बॉडी है बेसिकली जो इससे डील करती है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला आर्टिकल इज अबाउट ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो क्या है ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट? तो नाम से ही पता चल रहा है, जो कैपिटल है मालदीव्स की, दैट इज़ माले, उसको हम कनेक्ट करेंगे, किसी से कनेक्ट करेंगे तभी तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ना। तो अब किससे कनेक्ट करेंगे? तो हम उसको कनेक्ट करेंगे, ये 2 विलेजेस हैं। कौन से विलेजेस हैं, नाम क्या है? गुल्ही हे नाम क्या है? गुल्ही फलहू और तिल्हा फुशी। तो ये दोनों विलेजेस हैं, उनसे हम इनको कनेक्ट करेंगे, है ना। तो इंडिया ने पैक्ट साइन किया है जिसके लिए $500 मिलियन का इनके साथ पैक्ट साइन किया है, जिसके लिए ये लोग पैसा देंगे, है ना। कितना लंबा ब्रिज है? 6.74 किलोमीटर का लॉन्ग ब्रिज है। बस आपको याद रखना है किससे किससे कनेक्टेड है। क्या यार, गुल्ही फालू और तिल्हा फुशी, ये दोनों हैं। अब इनका लोकेशन भी हम एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अगर हमारा ये मालदीव्स है ना, दिस इज़ माले, और ये है गुल्ही फाहू और ये है तिलाफुशी। तो इनसे बेसिकली ये कनेक्शन होगा इनका, है ना। ये माले को यहाँ ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये इसका मकसद है। ठीक है, अब इसमें इससे पहले चाइना ने भी एक ब्रिज बनाया था जिसका नाम था सेना माले ब्रिज। तो उससे बड़ा है ये बेसिकली, है ना। प्रोजेक्ट वॉज फंडेड बाय इंडिया एंड ग्रांट ऑफ $100 मिलियन विद अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 400 मिलियन। ये पुराने वाले प्रोजेक्ट की बात हो रही है, सेना माले की बात नहीं हो रही है ना, ये तो चाइना ने बनवाया। ये जो हमारा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इसके लिए इंडिया ने ग्रांट दिया है $100 मिलियन का और क्रेडिट इशू किया है $400 मिलियन का। अच्छा, दूसरा बात, ये जो सेना माले ब्रिज है ये 1.39 किलोमीटर्स लॉन्ग ब्रिज है, दैट इज बिल्ड बाय चाइनीज गवर्नमेंट, दैट कनेक्ट्स माले एंड हुलहू मालू।
क्या नाम है, हुल्हू माले, सॉरी हुल्हू माले, नाम भी कैसे कैसे हैं, हुल्हू माले है ना। तो इनको कनेक्ट करता है, पहले ये सबसे बड़ा था, अभी ये बन गया है सबसे बड़ा, है ना, जो ब्रिज उनको कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद अगले आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल। तो आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल क्या है, नाम में क्या है आर्टिक, तो ये आर्टिक रीजन से डील करता है ना। वहाँ पे हमको क्या करनी है, साइंस करनी है, साइंस साइंस मतलब रिसर्च करना है ना, और आर्टिक को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं उन सब का रिसर्च होगा। तो क्या है ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर डिस्कसिंग रिसर्च एंड कोऑपरेशन इन आर्टिक रीजन। तो नाम में पता चल गया, कोऑपरेशन और रिसर्च और कोऑपरेशन को मेंटेन करना है आर्टिक रीजन में। किसने ऑर्गेनाइज किया है, आइसलैंड और जापान, एंड इज़ द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन एशिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसने ऑर्गेनाइज किया है इसको, आइसलैंड एंड जापान ने। द थीम फॉर दिस ईयर इज नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्टिक, तो ये इस साल की इसकी थीम है। ठीक है, अब इंडिया और आर्टिक की बात करें, थोड़ा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं हम, इंडिया और आर्टिक के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जुलाई 2008 में इंडिया ने एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, जिसका नाम था हिमाद्री, है ना। कहाँ पे है ये, न्यू आलसुंड में, न्यू आलसुंड, जो कि सवालबार्ड एरिया में है, नॉर्वे में। अब ये सवालबार्ड एरिया कहाँ है देख लेते हैं इसको एक बार, एक मिनट। सवालबार्ड एरिया शायद मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, है ना, जब हम वो जीन बैंक डिस्कस कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे उसका लोकेशन मार्क किया था सवालबार्ड का, है ना। वहाँ वहीं पे ही है ये भी, जो ये रिसर्च स्टेशन है ना इंडिया का, वो भी वहीं पे ही है। नाम क्या है, हिमाद्री। डिप्लॉयड अ मल्टी सेंसर मूड ऑब्जर्वेटरी, और इंडार्क भी एक ऑब्जर्वेटरी है जो इंडिया की है। वहाँ पे कहाँ पे, कॉन्ग्स फिजोर्ड में है, कॉन्ग्स फिजोर्ड में है। ठीक है, वहाँ पे ये सब आपको याद करना है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगली रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट। ये किसकी रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, किसकी रिपोर्ट है, FAO और WFP सॉरी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की ये रिपोर्ट है। ठीक है, ये क्या बताती है, अर्ली वार्निंग एनालिसिस देती है फूड इनसिक्योरिटी का, कि कौन कौन से ऐसे मतलब स्टेट्स हैं या कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी बहुत प्रोबेबल है। ठीक है, तो इसमें अभी अब इसकी जो रिपोर्ट आई है इसमें बोला गया कि इथोपिया का जो तिगारे रीजन जो है, वहाँ पे एक्सट्रीम फूड इनसिक्योरिटी आने वाली है ना। इसने प्रेडिक्ट किया इस रिपोर्ट में। अर्ली वार्निंग एनालिसिस ऑफ कंट्रीज एंड सिचुएशंस कॉल्ड हॉटस्पॉट्स, इनको हॉटस्पॉट बोलते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी है ना। तो वेयर एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इज लाइकली टू डिटेरियोरेट ओवर द कमिंग मंथ्स। ठीक है, हंगर इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन 23 ग्लोबल हॉटस्पॉट कंट्रीज इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। FAO जो है वो एक स्पेशलाइज एजेंसी है UN की, आप याद रखना, जो FAO है वो एक स्पेशलाइज एजेंसी है दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। तो हंगर को ये डिफीट करती है ना। सिमिलर लाइंस पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती है, वो भी हेल्थ के लिए भी, वो फूड के लिए भी थोड़ा बहुत काम करती है और हेल्थ के लिए भी वो काम करती है। आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1961 में। किसने इस्टेब्लिश किया था, यूनाइटेड नेशंस ने। क्या काम है, वर्ल्ड फूड है तो हंगर को हम हटाएंगे, तो वर्ल्ड हंगर को हटाने के लिए है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली में। ठीक है, तो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, समझ में आ गया। 2020 में इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, किसके लिए, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिला था फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट हंगर। तो हंगर को मिटाने के लिए इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ठीक है, अगला आर्टिकल इज अबाउट फेम्बोसा। फेम्बोसा क्या है, फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया। तो जितनी भी साउथ एशिया की इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी हैं, जैसे इंडिया की ECI है ना, वैसे ही बाकी कंट्रीज़ की भी होंगी, उनका एक बेसिकली फोरम है ना। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये थर्ड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी किसकी, हेड्स ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ सार्क कंट्रीज, जो जितनी भी सार्क कंट्रीज़ हैं, 2012 में, वो उसमें ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली सारी जो 8 कंट्रीज़ है ना वो इसकी मेंबर्स हैं, है ना। तो इसमें आपका पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, अफ़गानिस्तान आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, है ना। तो ये सब इसमें हो गया ना। इंडिया तो है ही, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, है ना, मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो ये सब इसमें इसके मेंबर्स हैं, है ना। अभी ये वाली जो मीटिंग हुई है इसमें पाकिस्तान ने, जो 11th एनुअल मीटिंग हुई थी, इसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, है ना। अब इसका मकसद क्या है कि हम म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सार्क इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़। तो इन जो सार्क की इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं, उनका जो कॉमन एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें हम कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे।
एनुअल मीटिंग वॉज होस्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ भूटान। इस बार की जो मीटिंग है वो किसने होस्ट की? इलेक्शन कमीशन ऑफ भूटान। अभी चेयर कौन कर रहा है? इंडिया चेयर कर रहा है बेसिकली, ध्यान रखना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज करंट चेयर ऑफ द फोरम, ठीक है। तो सॉरी, ये तो वो आ गया कि कौन कंट्रीज़ हैं, तो ये देख लो। अब ये है इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, है ना, ये हो गया नेपाल, भूटान, है ना। तो ये सारी इसकी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और शागोज आइलैंड के बारे में बात करते हैं। तो ये शागोज आइलैंड क्या है? ये बेसिकली पहले क्या अभी भी है, ब्रिटिश की ओवरसीज़ टेरिटरी है बेसिकली। पहले क्या था, ब्रिटिश की ये ओवरसीज़ टेरिटरी हैं जो मॉरिशस से गवर्न होती थी। पहले क्या, मॉरिशस भी ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था, मॉरिशस भी ब्रिटिश के अंदर आया हुआ करता था। बट बाद में क्या हुआ, मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिल गया, है ना। उसके बाद ये डिस्प्यूट में आने लगा, क्योंकि शागोज जो है ना, शागोज आर्किपेलागो है बेसिकली। आर्किपेलागो मतलब कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, खूब सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे, है ना। तो अब ये जो शागोज का आर्किपेलागो है, इसमें खूब सारे आइलैंड्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा आइलैंड जो है दैट इज़ डियागो गार्शिया। नाम क्या है इसका? डियागो गार्शिया नाम है। जो यूएस का एयर बेस है, क्या नाम है इसका? डियागो गार्शिया नाम है, इसमें शायद लिखा नहीं है। डियागो गार्शिया नाम है उसका, है ना, डियागो गार्शिया। तो ये बेसिकली इसमें एक आइलैंड है जो उसका सबसे बड़ा आइलैंड है शागोस का। वो यूएस बेसिकली उसको एज अ एयर बेस यूज़ करता है, ठीक है। तो वही डिस्प्यूट में आता रहता है कि भाई वो है नहीं है ना। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। शागोस आइलैंड क्या है? डिस्प्यूटेड टेरिटरी है मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में, क्योंकि मॉरिशस को भी आज़ादी मिल चुकी है, जो कि अभी एट प्रेजेंट ब्रिटेन के कंट्रोल में है। कौन? मॉरिशस नहीं, शागोस आइलैंड। आइलैंड ग्रुप इन द सेंट्रल इंडियन ओशन में है, ठीक है। इन 19th सेंचुरी शागोस वॉज गवर्न फ्रॉम मॉरिशियस विच वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, है ना। तो पहले मॉरिशस एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, जैसे मैंने बताया। 1968 में इसको इंडिपेंडेंस मिल गया, बट शागोस वॉज स्टिल अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। तो शागोस अभी भी आज भी ब्रिटिश के कंट्रोल में है ना। तो यूकेन जो है उसने पोजेशन इसका रिटेन किया था, विच इंक्लूडेड डिएगो गार्शिया, जो कि यूएस का एयर बेस है और लार्जेस्ट आइलैंड है शागोस आइलैंड्स में, ठीक है। उन्होंने अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि उन्होंने रिन्यू कर दिया उसका लीज़, मतलब यूएस को 2036 तक इसका लीज़ फिर से प्रोवाइड कर दिया कि आप उसको एज अ एयरबेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मामला गया था कहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2019 में। तो उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते। आईसीजे रूल दैट ब्रिटेन शुड गिव अप द कंट्रोल ऑफ द आइलैंड, है ना, ब्रिटिश की अब वो आइलैंड नहीं होना चाहिए। लेटर द यूएनजीए अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन रिकॉग्नाइजिंग द आर्किपेलागो फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ मॉरिशस, है ना। तो जो मॉरिशस है उसका पार्ट है ये शागोस आइलैंड। तभी मॉरिशस और ब्रिटेन में इसका वो होता रहता है, मतलब लड़ाई होता रहता है कि मॉरिशस बोलता है ये तो हमारा पार्ट है, आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो उसको। डिएगो गार्शिया का क्या होगा ये हम बताएंगे ना क्या होगा। हम नहीं चाहते यूएस उसको एज एन नेवी बेस यूज़ करे या जो भी एयर बेस यूज़ करे, है ना, हम नहीं चाहते। तो वो इसीलिए मैटर आईसीजे में गया था। एंड अर्ज द यूएन एजेंसी टू सपोर्ट द डीकोलोनाइजेशन ऑफ मॉरिशस। तो आप देखो वैसे मॉरिशस आज़ाद हो गया, बट कंप्लीट डीकोलोनाइजेशन नहीं हुआ ना, क्योंकि अब शागोस का आइलैंड अभी भी ब्रिटिश के अंदर ही है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई कंप्लीट डीकोलोनाइजेशन होना चाहिए और ये जो शागोस का आइलैंड है वो ब्रिटिश से बाहर आना चाहिए। बट ब्रिटिश बोलता नहीं भाई लंदन का पोजीशन है ना, हमारा है ये पोजीशन। अभी हम इसका लोकेशन देख लेते हैं, इसको ना थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं इसको। ये लोकेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये है अपना इंडिया, यहाँ पे है श्रीलंका, यहाँ पे नीचे आप आते हो तो दैट इज़ मालदीव्स, उसके नीचे आओगे तो यहाँ है शागोस आइलैंड्स। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड शागोस आइलैंड्स। इसी के आप इधर लेफ्ट में जाओगे तो यू विल गेट सेशल्स। सेशल्स के जब नीचे जाओगे थोड़ा और नीचे तो आपको मिलेगा यहाँ पे मॉरिशस, ठीक है। तो ये यहाँ से बेसिकली कंट्रोल होते थे। मॉरिशस के थोड़ा साइड में क्या है? मडागास्कर। तो ये कभी आ सकता है ऐसे नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए, या फिर जो भी साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने के लिए, या वेस्ट टू ईस्ट भी आ सकता है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है लोकेशन कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। यहाँ मालदीव्स है, नीचे शागोस है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में सेशल्स है। सेशल्स के आप साउथ में जाओगे तो मॉरिशस के इधर जो है वो मडागास्कर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्विज़ के बारे में बात करते हैं। अब हम क्विज़ जो है करेंगे, रेड हो गया गलती से ना, ये वाइट कर देते हैं इसको। चलो तो क्विज़ करते हैं, +2 -0.66, जल्दी से हम इसको क्विज़ को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, आउट ऑफ विच 5 आर इलेक्टेड एवरी ईयर फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। तो ये सही है, हमने देखा था। दूसरा क्या है? इट इज़ द ओनली यूएन बॉडी विद द अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रेजोल्यूशन टू मेंबर स्टेट्स। तो ये भी मैंने आपको बताया था। सिंस ओनली है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट इसमें इंक्लूड किया है।
तो इट इज़ द ओनली यूएन बॉडी जिसका रेजोल्यूशन बाइंडिंग होता है ना। तो आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज अबाउट ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। इट इज़ लॉन्च बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो ये सीबेड अथॉरिटी तो गलत है, सीबेड अथॉरिटी नहीं था, है ना, FAO था, तो दिस इज रॉन्ग। दूसरा क्या बोल रहा है, इट विल असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस मरीन प्लास्टिक लिटर एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स यूजेस इन बोथ फिशरीज एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो दिस इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, है ना। आगे बढ़ते हैं, इट इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रीकैप। अब ये रीकैप हमने देखा था, इट इज़ अबाउट कॉम्बैटिंग पायरेसी। तो ये किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से है क्या? नहीं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से है? नहीं। तीसरा क्या है? कॉम्बैटिंग पायरेसी ऑफ शिप्स। यस, इट इज़ रिलेटेड टू कॉम्बैटिंग पायरेसी ऑफ शिप्स। चौथा क्वेश्चन क्या है, हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय FAO एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, UNDP, यूनेस्को, WHO एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो आंसर क्या है? फूड FAO और WFP का ही है ना, उन्होंने रिलीज़ किया है। करेक्ट। सो गाइस, थैंक यू सो मच। For more such courses, you can log on to www.thelaymanway.com, and you can also leave us a review on Google, for which you will find the description in the in the comment section नीचे। और उसके बाद you can also explore our YouTube, where we have now 400 videos to learn. So चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। Thank you so much for listening to this lecture so patiently. Do recommend this lecture to your friends. Until then, see you next time. Bye bye.